हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज यूपी के लखनऊ में बहुत ज़ोरों की आंधी आई है। कई इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो है उखड़ गए हैं, तो शायद कल लाइट ना आ पाए और मेरी वीडियो अपलोड होने में भी दिक्कत होगी। आज इन्वर्टर अभी ऑन है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले प्रीवियस वीडियो की एक मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हम गलतियों के साथ रह नहीं सकते। हम गलतियाँ कर सकते हैं और उनको सुधारना भी हमारी ड्यूटी है, लेकिन उनके साथ बिलोंगिंग करना हमारे आदत में नहीं होना चाहिए। पिछली वीडियो में मेरी एक मिस्टेक थी। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? मैंने आपको सही बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें एनर्जी सेविंग्स के आंकड़े किसने जारी किए थे? पीएम ने जारी किए थे। सिर्फ मैंने आपको ये गलत बता दिया था कि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है। मैंने आपको बताया था ईडब्ल्यूसी इसको प्रिपेयर करता है। प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको पीडब्ल्यूसी प्रिपेयर करता है। पीडब्ल्यूसी मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये एक लंदन बेस्ड एनालिटिकल फर्म है। इसने इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, गलतियाँ होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन गलतियों को करेक्ट करवाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। हाँ, आपके फैक्ट सही होने चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो, फिर भी मिस्टेक हो ही जाती हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को ऑब्जर्व किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पर्पज़ क्या होता है इसको मनाने का। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, यानी प्रवासी पक्षी, उनके और उनके जो हैबिटेट्स होते हैं, वास स्थल, उनके विषय में लोगों को अवेयर करना। जैसे हमारा नागालैंड में हॉर्निवल पक्षी आते हैं, ये प्रवासी पक्षी हैं। तो आप याद रखिएगा, उनके हैबिटेट्स को, यानी कि रहने वाले स्थान को भी सुरक्षित रखना है। इसके विषय में अवेयर किया जाता है हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे को। इस बार किस वर्ष मनाया गया? 9 मई को मनाया गया। मैंने आपको बताया था कल जो है आपका 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे था, उसके साथ साथ ही वर्ल्ड थैलेसेमिया डे भी था। 7 मई को मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे था। तो इस बार 9 मई को क्या है आपका? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। इस बार का थीम आप नोट कर सकते हैं। 2020 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रवासी राहत मित्र नामक मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ये उत्तर गवर्नमेंट हो गया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो स्टेट में माइग्रेंट वर्कर लौट रहे हैं उनके लिए। इसमें देखिए, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी सारी स्कीम की लिस्ट होगी, और साथ ही साथ इसमें 65 टाइप के स्किल्स की नॉलेज भी होगी। तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने हिसाब से अपना स्किल चूज़ कर लेंगे और उस स्कीम में उनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप याद रखेंगे, प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आप नॉलेज को लिंक करना ज़रूरी है, इसलिए आप लिंक करने की कोशिश किया करिए। देखिए, कुछ दिन पहले वर्चुअल कोर्ट्स की किसने स्थापना की थी? यूपी ने, मैंने आपको बताया था। और इंडिया में यूपी पहला स्टेट हो गया है जिसके हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस तरह से आप जो फैक्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। बात करें यूपी के, तो सीएम कौन है? योगी बाबा जी, यानी योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। यूपी का एक ऐसा राज्य है, इंडिया का यूपी, जहाँ पे इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर भी बनी थी, सुचेता कृपलानी जी उनका नाम था। और इंडिया की पहली गवर्नर भी यूपी की ही बनी थी, सरोजिनी नायडू जी। हालांकि ये दोनों ही यूपी से नहीं थी। सरोजिनी नायडू जी हमारी हैदराबाद से थी और सुचेता कृपलानी जी हमारी पंजाब से थी। तो आप इतना याद रखिएगा, यूपी की कैपिटल जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है, आप इतना याद रखेंगे। और यूपी में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनंशियल ईयर 2021 में क्या होगी? तो पहले मूडीज़ ने कहा था कि इंडिया की फिनंशियल ईयर 2021 में ग्रोथ रेट 2.6% होगी। अब इन्होंने घटा के उसको ज़ीरो कर दिया है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% होगी। तो आप मूडीज़ का याद रखिएगा। कुछ और लोगों का मैं बता देता हूँ जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट जारी की थी। जैसे फिच ने जारी की थी 0.8%, फिच रेटिंग एजेंसी ने। उसके अलावा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 1.9% जारी की थी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, उसने कहा था 1.5% से लेकर 1.8% तक रहेगी। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट ने कहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 4% रहेगी। तो ये चारों आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं बता दूं, मूडीज़ ने हालांकि इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग होती है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। पहले भी इंडिया की सोवरेन रेटिंग BAA2 थी विद नेगेटिव आउटलुक, और अभी भी BAA2 है विद नेगेटिव आउटलुक मूडीज़ की। तो अपने याद रखेंगे। बात करें मूडीज़ की, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी।
हमारे यहाँ तब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, आपको याद ही होगा। और मूडीज़ के सीईओ का नाम जरूर आप याद रखेंगे, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर, ये हैं मूडीज़ के सीईओ। और वर्ल्ड में इस समय 3 फेमस रेटिंग एजेंसीज़ हैं। एक हो गई आपकी मूडीज़, दूसरी होगी आपकी फिच, और तीसरी आपकी होगी स्टैंडर्ड एंड पुअर। तीनों का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। तो मूडीज़ ने कहा है इंडिया की फिनेंशियल ईयर 2021 में ग्रोथ रेट 0% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है रिसेंटली मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट किसे री अपॉइंट किया गया है। तो मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट री अपॉइंट किया गया है कुमार संगकारा को। देखिए 2019 में अपॉइंट किए गए थे 12 मंथ्स के लिए, तो आप वापस इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में। कुमार संगकारा पहले नॉन ब्रिटिशर्स हैं जिनको मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो आप इतना याद रखेंगे, अभी तक सिर्फ कोई ब्रिटिश सिटीजन ही मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट हो सकता था। हालांकि कुमार संगकारा पहले नॉन ब्रिटिश सिटीजन हैं जिनको मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं बता दूं जो मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब है ये लॉर्ड्स, आपने सुना होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो लंदन में है, वहीं पे स्थित है। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये कुमार संगकारा कहाँ से हैं, श्रीलंका के बैट्समैन हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है कि पान मसाला पर बैन लगाने वाला इंडिया का 3rd स्टेट कौन बना है। रिसेंटली झारखंड ने महाराष्ट्र और बिहार के बाद पान मसाले पर बैन लगा दिया है। हालांकि झारखंड ने सिर्फ 11 टाइप्स के ब्रांड्स पर ही बैन लगाया है और 1 वर्ष के लिए लगाया है। तो इस तरह से इंडिया का 3rd स्टेट बन गया है झारखंड। पहले 2 कौन से हैं, महाराष्ट्र और बिहार। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं कुछ दिनों पहले झारखंड ने अपने माइग्रेंट वर्कर जो आ रहे हैं अन्य स्टेट से, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। मैंने आपको तीनों स्कीम पढ़ाई थी, तो आप याद रखिएगा। झारखंड की बात करें तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। सीएम है इसके हेमंत सोरेन जी, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी। मैं बता दूं आपको कैपिटल जो यहाँ की रांची है वो बहुत फेमस है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी यहीं से हैं। और मैं बता दूं आपको इंडिया में कोल प्रोडक्शन में झारखंड नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है। तो रिसेंटली तमिलनाडु ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स से बढ़ा के 59 ईयर्स कर दिया है। आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा जोन को एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन भी घोषित किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु का, कि इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। तो आप ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं तमिलनाडु की। सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं ईके पलनीस्वामी, एआईडीएमके पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जी। तो आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यूनाइटेड ने पुअर कंट्रीज़ में कोविड क्राइसिस से लड़ने के लिए कितने बजट की मांग की है। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से पुअर कंट्रीज़ में लड़ने के लिए $6.7 बिलियन बजट की मांग की है। पहले इन्होंने कहा था $2 बिलियन इनफ रहेगा। अब इन्होंने कह दिया है कि $6.7 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी गरीब देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो आप ये रखेंगे। मैं बता दूं आपको 25 मार्च को ही इन्होंने कहा था कि $2 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 महीने नहीं हो पाए हैं। यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया है कि $6.7 बिलियन की ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन में 6 परमानेंट ऑर्गन हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल कौन है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल बॉडी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 आपके परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। इंडिया इन 5 परमानेंट्स में नहीं है। 5 परमानेंट्स कौन सी हैं, आपकी यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड, यूके जिसको कहते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, और इनके पास वीटो पावर है। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के अनुसार 1 मई 2020 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। तो $481.08 बिलियन है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 1 मई 2020 को। देखिए 1.62 मिलियन डॉलर की ग्रोथ के साथ हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना हो गया है। तो आप नोट कर लीजिएगा 1.62 मिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में। बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है आपका एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको जो है आईएमएफ मेंटेन करता है, और चौथा होता है हमारा
रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे फॉरेक्स में, जिनमें इंडिया के लिए मैक्सिमम क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम क्या है, गोल्ड, थर्ड नंबर पे हमारा मैक्सिमम है एसडीआर, और फोर्थ नंबर पे हमारा मैक्सिमम है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। यानी इसी क्रम में इंडिया का डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखिएगा वर्ल्ड में सबसे अधिक फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेक्स रिजर्व किसका है, तो चाइना का है, और सेकंड नंबर पे जापान का है। रिपोर्ट भले ही ये पुरानी हो, लेकिन आपको फैक्ट नहीं सिर्फ कंट्री याद रखनी है। मैक्सिमम फॉरेक्स रिजर्व चाइना का है और सेकंड नंबर पे जापान आता है, अपने याद रखिएगा। अगर बात करें सबसे तेज़ी से फॉरेक्स रिजर्व किसका बढ़ रहा है, तो इंडिया उन चंद कंट्रीज़ में है जिनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि आपको पोजीशन इंडिया की नहीं याद रखनी है। मैं बता दूं आपको, आरबीआई के विषय में बात करें थोड़ी सी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पे, कोलकाता में हुई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ, मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप इतना याद रखेंगे। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं 25th गवर्नर शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, और आरबीआई जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो भी 1949 में ही पास हुआ था। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है दलित एजी मिलई का निधन हो गया रिसेंटली। वो एक फेमस पॉलिटिशियन थे, किस स्टेट से बिलोंग करते थे, दलित एजी मिलई जी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। 1971 के इंडो पाक वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो आप याद रखिएगा दलित एजी मिलई, रिसेंटली इनका निधन हो गया, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और तमिलनाडु के विषय में मैं बता चुका हूँ आपको सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फिनंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया ने फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना प्रेडिक्ट किया है। तो रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि फिनंशियल ईयर 2021 में राजकोषीय घाटा 12 लाख करोड़ तक जाएगा। राजकोषीय घाटा होता क्या है, हम अपने खर्चे पूरे करने के लिए जितनी बारोइंग्स लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा में सिर्फ हमारा उधार ही आता है, आप देखिएगा। तो इंडिया का कहना ये है कि लगभग इस वर्ष 12 लाख करोड़ का उधार लेगी, और जो बजट का प्रोविज़न था वो 7,80,000 करोड़ के आसपास था। तो आप इतना देख सकते हैं कितना अंतर आ गया, लगभग 53% का ग्रोथ कर जाएगा इस बार फिजिकल डेफिसिट। अगर परसेंटेज वाइज बात करें कि इंडिया का बजटरी एस्टीमेट कितना था, तो इंडिया का जो बजटरी एस्टीमेट था वो जीडीपी का 3.5% था फिजिकल डेफिसिट रहने का। बाद में इसको रिवाइज़ कर दिया और कहा कि 3.8% रहेगा फिजिकल डेफिसिट इस बार। और जो अब बोला है इन्होंने कि 12 लाख करोड़ का ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये 5.5% चला जाएगा टोटल जीडीपी का। तो आप इतना याद रखिएगा, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट बजटरी एस्टीमेट ये था, रिवाइज एस्टीमेट ये था, और वर्तमान एस्टीमेट ये होगा। इनका जो ये प्लान है 12 लाख करोड़ लोन लेने का, इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये हर वीक 30,000 करोड़ का लोन लेंगे, हर वीक अभी से। और जो फर्स्ट हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का पहली छमाही, उसमें ये टोटल 6 लाख करोड़ का लोन ले लेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है। तो आप देख सकते हैं ये लोन लेने के लिए बॉन्ड जारी करेंगे, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड के बॉन्ड होंगे ये। तो आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि इंडिया इस बार 12 लाख करोड़ का ऋण लेगा, यानी फिजिकल डेफिसिट 12 लाख करोड़ तक जाएगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1200 करोड़ रुपए की डील टाटा पावर एसईडी यानी स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न के साथ की है, कितने एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो 37 एयरफील्ड का आधुनिकीकरण करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1200 करोड़ रुपए की डील टाटा पावर एसईडी के साथ की है। तो आप याद रखिएगा टोटल 37 एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण या रिपेयरिंग की जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि धारचूला और लिपुलेख के बीच राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लिंक रोड का इनॉग्रेशन किया जिसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। मैं उस समय बताना आपको भूल गया था कि ये लिंक रोड 90 किलोमीटर लंबी है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐप रहेगा। तो जो लिंक रोड है वो 90 किलोमीटर्स की है, धारचूला और लिपुलेख को जोड़ती है, जिसको राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था। और उसके अगले ही दिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1200 करोड़ रुपए की डील कर ली टाटा पावर एसईडी के साथ, ताकि 37 एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली एक ट्रक के साइज़ का या वैन के साइज़ का एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से निकल गया। आपको बताना है उस एस्टेरॉयड का नाम क्या था। तो इस एस्टेरॉयड का नाम था 2020 JJ। आप नोट कर लीजिएगा, बहुत छोटा एस्टेरॉयड था, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को पता भी नहीं चला। कल ही निकल गया है ये 9 मई को। तो आप देख सकते हैं साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि वो सब कुछ जानती हो। आपको याद होगा 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड निकला था, वो लगभग 64 मिलियन किलोमीटर दूर से निकला था। उस एस्टेरॉयड का नाम क्या था, 1998
OR2 था नाम उसका एस्टेरॉयड का। तो ये आप दोनों एस्टेरॉयड का नाम याद रखेंगे। जो रिसेंटली एस्टेरॉयड निकला है पृथ्वी के पास से ट्रक साइज़ का, वो लगभग 8310 माइल्स की दूरी से निकल गया है। तो इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 8310 माइल्स की दूरी से निकल गया है वैन साइज़ का एस्टेरॉयड 2020J। कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो मोस्टली जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है यानी सारे एस्टेरॉयड जुपिटर और मार्स के बीच में ही पाए जाते हैं, यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में। आप इतना याद रखिएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप जी की बर्थ एनिवर्सरी किस तारीख को सेलिब्रेट की गई। तो रिसेंटली 9 मई को महाराणा प्रताप जी की 480th यानी 480वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। महाराणा प्रताप जी मेवाड़ के 13वें राजपूत किंग थे। ये मेवाड़ के राजा उदय सिंह सेकंड और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। आपको याद रखना है 1576 यानी 1576 में इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ। उस समय अकबर की सेना का सेनापति कौन था, अमर सिंह फर्स्ट, जो कि अजमेर के राजा भी थे। उन्होंने इनको हरा दिया था। तो इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए थे। रिसेंटली इनका 480वां जन्मदिवस मनाया गया है 9 मई को। और इनके माता पिता का नाम आप याद रखेंगे, उदय सिंह सेकंड और महारानी जयवंता बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रिलायंस जियो के रिसेंटली जिन कंपनीज़ ने स्टेक एक्वायर किए हैं उन कंपनीज़ में कौन शामिल नहीं है इस लिस्ट में से। तो किसने रिलायंस जियो के स्टेक एक्वायर नहीं किए हैं। फेसबुक ने किए हैं, सिल्वर लेक ने किए हैं और रिसेंटली विस्टा इक्विटी पार्टनर ने भी रिलायंस जियो के स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। तो इन 3 कंपनियों ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सिर्फ वॉलमार्ट इनमें से नहीं है। तो ये तीनों कंपनीज आप याद रखेंगे। तीनों का परसेंटेज आप जरूर याद रखेंगे, खास करके फेसबुक का मैं आपको परसेंट बता देता हूँ। 9.99% स्टेक का एक्वाइजेशन किया है फेसबुक ने। टोटल डील जो फेसबुक की हुई थी वो 43,574 करोड़ रुपए की थी, ये आप याद रखिएगा। बाकी का आप सिल्वर लेक का सिर्फ शेयर याद रख लीजिए। 1.15% शेयर एक्वायर किए हैं इन्होंने रिलायंस जियो के। और जो विस्टा इक्विटी पार्टनर हैं उन्होंने 2.32% शेयर एक्वायर किए हैं रिलायंस जियो के। तो ये तीनों अमेरिका की फ़र्म है, आप इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया की फ़र्म यानी जियो की। तो रिलायंस जियो के फाउंडर और चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो के एमडी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, संदीप दास जी यहाँ के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और 2007 में रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली इंडिया का कौन सा स्टेट अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मैक्सिमम इफेक्टेड है। तो असम में इस समय अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल गया है। लगभग 13,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है, पिग्स की मौत हो गई है। असम यहाँ देख सकते हैं आप मैप में। तो स्वाइन फीवर जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वहाँ पे 13,000 मौतों का कारण बना है असम में। ये एक वायरस जनित रोग है, तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं असम की। तो असम ने कुछ दिन पहले ही यहाँ की कामाख्या देवी मंदिर जो गुवाहाटी में स्थित है वहाँ पर होने वाले अम्बुबाची मेला को पोस्टपोन कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी जी। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में एक माजुली द्वीप है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है यानी नदी द्वीप। तो माजुली द्वीप का आप याद रखेंगे नाम, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के कुछ नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, ओरांग नेशनल पार्क हुआ या पोबितोरा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर असम में फैल गया है, 13,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने डिजिटल सेल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को लॉन्च किया है। तो रिसेंटली महिंद्रा ग्रुप ने एक डिजिटल सेल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनलाइन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 4 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑनलाइन डिजिटल सेल प्लेटफॉर्म है। आपको पता है गाड़ियों की बिक्री कोरोना वायरस के दौरान बंद हो गई है, तो अब ये ऑनलाइन सेल प्रोवाइड कराएंगे गाड़ियों की। तो इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है महिंद्रा ग्रुप ने। महिंद्रा के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी को पता होंगे, आनंद महिंद्रा जी हैं। एमडी का नाम आप याद कर लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पवन कुमार गोयनका। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल सेल प्लेटफॉर्म है जिसे महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने रिसेंटली $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट कोविड-19 इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए किस कंट्री को दिया है। तो रिसेंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन का लोन इंडिया को दिया है कोविड-19 इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए। तो $500 मिलियन का लोन दिया गया है इंडिया को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 ऑपरेशंस के लिए। तो आप इतना याद रखिएगा,
इस समय इंडिया को धन की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। पीएम केयर्स फंड में सभी लोग डोनेट करिए, जो भी हो सकता है, 10 रुपये 11 रुपये इतना भी डोनेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। तो $500 मिलियन का लोन दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। 2016 में इसकी स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 78 मेंबर हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। जो AIIB का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास है? चीन के पास है, आप याद रखिएगा। और AIIB ने सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया है? आप याद रखिएगा, इंडिया को। लार्जेस्ट लोन होल्डर है इंडिया AIIB का। और इस समय AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जिन ली क्वान। जिन ली क्वान AIIB के प्रेसिडेंट हैं। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली कोविड-19 इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए AIIB ने इंडिया को $500 मिलियन का लोन दिया है। ये जो है हमारी प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन है, सभी ने इनका जवाब सही दिया, और ये आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब सही देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।